आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। निफ्टी सेंसेक्स पूरी तरीके से गिरा, 3%, 3.5% मार्केट ड्रॉप, 15 लाख करोड़ गए। ऐसा क्या हुआ? एकदम से ब्लडबाथ चल रहा है, आप समझ रहे हैं? 3 कारण। सबसे मेन अमेरिका। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हमारा मार्केट गिरा? क्या भारत पे इसका क्या असर आएगा? भारत पे इतना असर नहीं आने वाला, फंडामेंटल से स्ट्रांग है हमारे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है। क्यों? क्योंकि हर कोई अमेरिका से कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। पहले एक मरता था तो एक ही मरता था, आज एक मरता तो सब मरते हैं। 3 बड़े कारण। पहला, वॉरेन बुफे। एप्पल, बिग टेक से पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया उन्होंने, हटा दिया। लोगों को चिंता कि भैया वॉरेन बुफे कर रहे तो सही होगा। दूसरा, जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। जापान का कल्चर कैसा है? जापान देखिए क्या करता है। जापान बेसिकली वो पैसा देता है आपको, इंटरेस्ट कम लेता है। येन क्रेडिट जिसको बोला जाता है कि आप पैसा लो, येन लो, खूब सारे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम है ही नहीं। जैसे भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जो भी पैसा दिया, लोन दिया, उसमें इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस देना है। जापान के बैंक ने बढ़ा दिए इंटरेस्ट रेट। अब इससे हुआ क्या? जो हेज फंड्स हैं, जो भाई पैसा डालते हैं, जिनको लगा कि हाँ यहाँ येन उठाओ, पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगी, हमको खूब पैसा यहाँ से, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जहाँ से इंटरेस्ट नहीं है वहाँ से पैसा निकाल के आप डालो। अब उस पर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, पैसा तो देना है, तो क्या हो गया? क्या हुआ? येन खरीद रहे हैं, डॉलर बेच रहे हैं, येन स्ट्रांग हो गया, है ना। जो जापानीज करेंसी स्ट्रांग हो गई, दिक्कत है। लेकिन मार्केट गिरा, गिरेगा ही। जापान का मार्केट गिरा, पूरी दुनिया में मार्केट गिरा है, पूरी दुनिया बर्बाद। मैंने वही बता रहा हूं। और तीसरा, अमेरिका। अमेरिका कैसे? तो अमेरिका ही इसमें मेन हीरो है। वॉर तो चल ही रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ बोल दिया कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान जो है हमला कर देगा। अभी उनका स्टेटमेंट आया। लेकिन यहां अमेरिका में जो थर्सडे और वेंसडे को जो आंकड़े आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 46.8% और 50% से नीचे नहीं जा सकते आप अमेरिका में। यह एक आंकड़ा है। जो सैम रूल है, SAHM, बड़ी एनालिस्ट थी, इकोनॉमिक्स थी, इन्होंने बोला 0.50 से ये जो थ्रेशोल्ड ये क्रॉस कर गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट का थ्रेशोल्ड होता है। और ये 110% सही होता है, 100%। जो पिछले 1 साल का आपका, 1 मिनट रुकिएगा जरा, जो पिछले 1 साल का रोल आउट है आपका एम्प्लॉयमेंट का, अभी पिछले 3 महीने का, उससे कंपेयर करिए। अगर वो 0.50 से क्रॉस कर जाए, पिछले 1 साल का एम्प्लॉयमेंट देखिए, अभी पिछले 3 महीने का देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद कंपेयर करके अगर 0.50 से ज्यादा है तो रिसेशन आएगा। और एग्जैक्ट यही है, 0.50 क्रॉस कर गया है। एक आप बेंचमार्क समझिए अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। एक बेंचमार्क से अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है। वो 0.50 नंबर है। जैसे चंद्रशेखर लिमिट ब्लैक होल के लिए, वैसे ये रिसेशन के लिए। और ये हमेशा सही हुआ है। अब हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो भैया, खाली अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे क्या लगता है, रिसेशन नहीं आएगा, मतलब 2008 वाला रिसेशन नहीं आएगा, अगले साल के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली जो आंकड़े अमेरिका ने रिलीज किए ना, ये बड़े चौंकाने वाले हैं। 2.25 लाख नौकरियों की बात थी, 1.5 लाख भी नहीं मिली, 1,19,000 का आंकड़ा है। तो जो अमेरिका ने आंकड़े रिलीज किए हैं, ये डेंजरस है। क्या होता है रिसेशन? इकोनॉमिक स्लोडाउन स्टेप 1 होता है। उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है 10,000 MCQs का, उसको आप जरूर अवेल करें। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आपको पढ़ाई जाएगी। RO, ARO से लेकर सारी जो अभी SSC हो गया, NTPC हो गया, सब ने अभी अपनी वैकेंसी निकाली है। 4 से 5 महीने में हम कोर्स को पूरा कर देंगे। 999 का कोर्स है। आप कूपन को 10,000 यूज करेंगे, 500 आपको ऑफ मिलेगा। समझ रहे हो? तो हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम के लिए, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले स्टेप 1 होता है आपका स्लो डाउन। अब इकोनॉमी स्लो डाउन है ही है, आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है बार बार। स्टेप 2 होता है आपका रिसेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है। और फिर आता है आपका रिसेशन। रिसेशन वैसे तो डेफिनेशन ये है कि 2 क्वार्टर में, यानी कि 6 महीने तक आपकी लगातार नेगेटिव में ग्रोथ रहेगी। नेगेटिव में समझ रहे हो ना, हालत खराब, ग्रोथ आपकी बढ़ी नहीं। पॉजिटिव में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव में ही जा रहे हो। आपकी GDP नेगेटिव में, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, छटनियां हो रही हैं,
भाई देखिए, पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है, नौकरियां आ रही हैं, आउटपुट है, आउटपुट मेन आउटपुट आपका बढ़ रहा है। आउटपुट कैसे बढ़ेगा? जब ज्यादा लोग नौकरी पे रखोगे, सिद्धांत तक नहीं होते, अगर 100 लोगों को नौकरी में रख देंगे तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं उनको पैसा दूंगा, और साथ ही साथ मैं जो आउटपुट मेरा है इंडियन इकोनॉमी में, टैक्स से लेकर बहुत सारी चीजें, वो मैं दूंगा, वो जिनको पैसा दे रहा वो इन्वेस्ट करेंगे, तो एक तरीके से ये चक्री चल जाएगी, ये पहिया चल जाएगा, ये इंजन चल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे दिन है तो रात है, वैसे ऊपर है तो नीचे है, यानी कि एक इकोनॉमी का पीक आएगा, एक स्लो डाउन आएगा, आना ही आना है ये, ठीक है, ये ऐसे चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से साइन वेव की तरह चलता है। पहले इकोनॉमी बहुत बढ़िया जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर अच्छी जाएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरीके से चलता है, और इसी को ही कहते हैं आपका रिसेशन, इसको कहते हैं पीक। मस्त। अब अगर 2 क्वार्टर तक डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, यानी कि भाई 6 महीने पिछले क्वार्टर अगर आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो इसका मतलब आप रिसेशन में हैं, और अगर सालों तक आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो आप डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन 1929 का डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में जो आया था, 20 साल लग गए थे अमेरिका को डिप्रेशन। पता कैसे निकला? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। 1945 में 16 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, 10 साल बाद, तब अमेरिका डिप्रेशन से बाहर निकला। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बने, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति वही बने। उसके बाद ये रूल आ गया कि 2 बार से ज्यादा कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, अमेरिका में रिक्रूटमेंट शुरू हो गई, है ना, सिपाहियों को, मतलब बहुत सारे लोगों को सिपाही के उसमें भर्ती होने लगे। यहां पे अमेरिका ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अमेरिका से मांग कि भैया हथियार हमको दो, सारे देशों ने खरीदने शुरू कर दिए। तो अमेरिका का रिसेशन वहां से, वॉर से अमेरिका का रिसेशन सही हुआ, डिप्रेशन सही हुआ। तो बहुत सालों तक, जब 3 साल तक जब इकोनॉमी ऐसे ही चलेगी तो डिप्रेशन आ जाता है। और डिप्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, अमेरिका में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डिप्रेशन कैसा होता था, कैसा था ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में लोग जो है ना, जैसे ये घर है, स्ट्रीट है ना, गलियां, ये ऐसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो अमेरिका से लोग ऐसे किनारे अपार्टमेंट्स के नहीं चलते थे, वो बिल्कुल दूर हट के चलते थे। पता है क्यों? कौन ऊपर से खुदकुशी करेगा और हमारे ऊपर गिरेगा, हम मर जाएंगे। ऊपर से खुदकुशी कूदेगा और हमारे सर पे गिरेगा, हम मर जाएंगे। ये हालात थे अमेरिका के, समझ रहे हो? तो अमेरिका, अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखिए, हमने वॉरेन बुफे ने, ये मैंने लेक्चर कवर भी किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने बिग टेक के स्टॉक्स बेच दिए। बिग टेक मतलब इंटेल नीचे गया, सारी जो अमेजॉन नीचे गया, इंटेल 13-14% से, अमेजॉन 7-8% से नीचे गया। फायरिंग पे फायरिंग चल रही है, ले ऑफ चल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? जो थर्सडे और वेंसडे को आंकड़े आए ना, उसने ये साफ किया है कि अमेरिका इज गोइंग टुवर्ड्स द रिसेशन, और ये डेंजरस है। और इसी का जो एक तो जापान वाला वो हिसाब किताब, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। देखिए, फेड जो है, फेड ने बस मिस कर दी। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत बड़ी तरीके से बस मिस करी है। जहां उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए घटा रहा है, जहां घटाने चाहिए बढ़ा रहा है। ये दिक्कत है। जैसे भारत की भी अभी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई निकालेगा, मुझे नहीं लगता रेपो रेट में चेंज करेंगे, वो करना भी नहीं चाहिए, अभी जैसा है वैसे ही चलाइए। भारत में इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग है। बजट आया, मार्केट गिरा, फिर हम रिकवर कर गए, होता है ये। लेकिन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा अमेरिका के लिए चिंता ये है कि जो एक तो बोरोइंग कॉस्ट है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि वो 5.25 से लेकर 5.50% तक रही, ठीक है। अब यहां पे देखिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चल रही। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, देखिए क्या होता है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपका बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, पैसा कैसे सर्कुलेट होगा। अब टाइट, लूज मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है खूब पैसा दो। अब इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कर जाते हैं कम। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आप खूब पैसा, खूब लोन लोगे, खूब मस्त, कम इंटरेस्ट रेट में खूब बढ़िया, खूब पैसा, और पैसा वो मार्केट में आएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि पैसा मार्केट में नहीं चाहिए, पैसा खींचता है बैंक, है ना। बैंक ही तो पैसा छापता है ना, तो पैसा खींचता है। जैसे भारत में आरबीआई, वहां पे फेड है, फेडरल रिजर्व। तो पैसा खींचने के लिए क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप पैसा डालोगे नहीं, लोन नहीं लोगे, है ना। तो यहां अमेरिका में यही चल रहा है, तभी तो स्टार्टअप में फंडिंग्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? अमेरिका में पैसा छाप रहा था खूब, फेड जो है खूब पैसा छाप रहा था, यहां पे इन्वेस्ट हो रहा था। अब वो इंटरेस्ट बढ़ गया कोविड के बाद, तो वहां पे पैसे छापने बंद कर दिए लोगों ने भी, भैया रिस्क लेना बंद कर दिया, तो क्या हुआ? यहां पैसा आना बंद हो गया। सिंपल कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो। तो यही यहां पे बहुत समय से यहां बोला जा रहा है
कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्शनली आप इतना टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखे हो, मतलब आप इंटरेस्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हो, वो सही नहीं है, समझ रहे हो। दूसरा, यहां पे जो सहम रूल्स रिसेशन इंडिकेटर है जो कि 0.50 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो क्रॉस हो गया है। इंप्लॉयमेंट रेट को देखा जाता है पिछले 12 महीने और पिछले 3 महीने, ठीक है, और वो क्रॉस हो गया। अब ये 100% सही रहता है, 100%। जब भी 0.50 क्रॉस होता है ये रूल, रिसेशन आता ही आता है। लेकिन यहां पे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि छटनी हो रही है ना, नौकरियां आ रही हैं, लेबर पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम ये नहीं बोल सकते, और बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जमाना बदल गया है, हमको समझना पड़ेगा, राइट। ब्लूमबर्ग ने तो बोल ही दिया है, ठीक है ना। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बोल दिया था कि अमेरिका जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है, और ये जो डेटा आए हैं ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है ना, वो बहुत चौंकाने वाला है भाई। अगस्त में जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाला, अब ये बोला कि देखिए जो जॉब ग्रोथ है वो 1,14,000 के करीब जुलाई में है। अब प्रीवियस महीने 1,80,000 के करीब थी, अब 1,14,000 खाली आपको नौकरियां, 1.25 लाख की वो ये उम्मीद थी कि 1.25 लाख जो है वो नौकरियां आएंगी। ये सब देखते हैं भाई इन्वेस्टर्स कि भाई कितना कहां नौकरियां, इस नौकरियां कम का मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो पैसा निकालेंगे, वो मार्केट ड्रॉप आएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। जो लेबर और पूरी दुनिया जो है अमेरिका में इन्वेस्ट करके रखती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो हैं वो या तो उनको चाहिए, क्योंकि लेबर भाई पैसा तो चाहिए ना हर जगह, या तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या तो दे आर आइदर एम्प्लॉयड और दे आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। जुलाई का डेटा ये बताता है कि जो लेबर मार्केट डी एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस्ड हायरिंग की वजह से हुआ है, छटनी नहीं हुई है। ये एक अच्छी खबर है, यानी कि हायरिंग कम की है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी ग्लोज है, मैंने किसी को निकाला नहीं है, मैंने वांट्स कम निकाली है, मैंने लोग कम रखे हैं, तो ये एक अच्छी, छटनी होना एक डेंजरस साइन होता है, राइट। तो अपटिक लेऑफ्स में हमको देखने को नहीं मिले हैं। एवरेज आर्ली वेज की बात करें तो 3.6% ईयर ओवर ईयर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये 3.8% से कम है, तो ये एक और डेंजरस, यानी कि पैसा नहीं बढ़ा है। जो घंटों के वेज है ना, जो पैसे दिए जाते हैं वो बढ़ा नहीं, वो 3.8% से घट के 3.6% पे आ गया है, राइट। तो आमतौर पे फेड कहता है कि 3 से 3.5% के बीच में होना चाहिए, जो कि 2% का हमारा इन्फ्लेशन टारगेट होता है, लेकिन ये क्रॉस कर गया है, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है, राइट। ओके, लेऑफ्स पे आ जाओ। 2024 में अमेरिका ने अच्छे खासे लेऑफ्स देखे, ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा दोनों ने। और पिछले साल के लेऑफ की अगर बात करें तो इस बार थोड़े से कम है, बट हैं, अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पे जैसे जो टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, सब जगह ले ऑफ हमको देखने को मिले, यानी कि निकाला गया है, तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉसेस देखने को मिली, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो ये क्या इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा है। हाउसिंग मार्केट की टिकिंग बॉम्ब है। 2008 में रिसेशन की सब प्राइम क्राइसिस किस वजह से आई थी, हाउस की वजह से। पेपर पे पेपर छापे जा रहे थे, ठीक है ना, कि लो भैया पेपर ले लो, लोन, और ऐसा कोलैप्स किया, जब अमीर गए तो गरीबों को पकड़ा, गरीब गए तो गरीब के कुत्तों को पकड़ा कि भाई किसी तरीके से बेच दो। लेकिन 2008 में पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, रिसेशन आ गया अमेरिका में। वही टाइम बॉम्ब हमको फिर से देखने को मिल रहा है। डेविड बर्ट जो कि डेल्टा टेरा कैपिटल के हैं, वो बताते हैं कि अमेरिका का जो होम ओनर्स हैं, इंश्योरेंस गैप देखने को मिल रहा है। देखिए अमेरिका में इंश्योरेंस होता है, आप घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, लोन में जब आप लेते हैं इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है। कैसे, अगर आपका, अमेरिका में बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, डिजास्टर आते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए डिजास्टर आया तो आप इंश्योर्ड हो, है ना। आपको अमेरिका में हर चीज का इंश्योरेंस होता है, हर एक चीज का, कि आपको पैसा देगी सरकार, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देगी। 50 लाख का, मान लीजिए आपने एग्जांपल बता रहा हूं, 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, आपका 1 करोड़ का घर है। अब चक्रवात आया अमेरिका में, वो उड़ा के ले गया आपका पूरा का पूरा घर। अमेरिका में घर भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ, तो वहां लकड़ी के घर बनाए जाते, तो पूरा का पूरा जो है वो आपका घर उड़ा के ले गया। अब आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, क्लेम करोगे, आपको तुरंत जो है वो 50 लाख या जो जितना भी का इंश्योरेंस मिल जाएंगे। ये नहीं है गुरु, अमेरिका में इंश्योरेंस गैप हमको देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो जो रिस्क है, जो वाइल्ड फायर, फ्लड, ठीक है, और जो आपके चक्रवात और तूफानों का रिस्क है, वो लगभग 28.7 बिलियन डॉलर का है। ये इंश्योरेंस गैप है, समझ रहे हो। जो रिस्क, इतना बड़ा इंश्योरेंस गैप, अरबों रुपए का, तो समझ लीजिए कि यहां डायरेक्ट खतरा है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो यहां जो 17 मिलियन होम्स है,
लगभग भाई 1,70,00,000 के करीब जो घर हैं, अमेरिका की जो टोटल होम वैल्यू है उसका 1/4 है, 20% है, यानी कि हाँ ठीक है। अब ये टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है इनकी, यानी कि 1,70,00,000 डायरेक्ट रिस्क पे है, इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू है $1.12 ट्रिलियन, राइट। तो अरबों रुपए, खरबों रुपए इनकी वैल्यू है, जो कि एक टिकिंग बॉम्ब है, ये फट सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका में रिसेशन आएगा? इसको देखिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आ सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अगले साल की बात हो रही है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होने वाला, इससे उबर जाएंगे जल्दी। भारत में इंपैक्ट आएगा? नहीं। भारत 2008 में भी बच गया था, इस बार भी बच जाएगा। भारत के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, बट यस रिसेशन आ सकता है, देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। हाँ, उतना एक्सट्रीम नहीं होगा, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो दलाल स्ट्रीट पे ब्लडबाथ हुआ है, खतरनाक तरीके से जो मार्केट गिरा है ना, सब डर गए। मैंने कहा चलो आपको पूरा एक एनालिसिस प्रॉपर बता ही देता हूं। थैंक यू सो मच।